Hello everyone, I am Shivangi Singh from Babu Banarsidass Institute of Technology. Here I will teach you highway engineering, and in this lecture we will discuss with the topic waterbound macadam. Here are two different reference books. आप इन दो बुक्स को, फर्स्ट बुक है जुस्तो एंड खन्ना की एंड सेकंड बुक जो है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की है. ये दोनों रेफरेंस बुक्स हैं. इस लेक्चर के जो कंटेंट हैं वाटर बाउंड मैकडम, WBM लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये क्या है, वाटर बाउंड मैकडम, वाटर बाउंड मैकडम. वाटर बाउंड मैकडम में कुछ टॉपिक्स हैं. फर्स्ट है स्कोप, देन कोर्स एग्रीगेट, देन ग्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट, देन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन. ये जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, ये सेम होगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा WMM एंड GSB में. इसलिए यहाँ पे हम लोग अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन. अगले और चीज़ों में भी हम लोग समझेंगे कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन को, पर यहाँ पे हम लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे. स्कोप क्या होता है वाटर बाउंड मैकडम का, जहाँ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड तैयार करने के बाद उस पर हम लोग वाटर बाउंड मैकडम बिछाते हैं. वाटर बाउंड मैकडम में क्या होता है कि हम लोग कोर्स एग्रीगेट को देखते हैं, कोर्स एग्रीगेट का साइज़, कोर्स एग्रीगेट के में हम लोग क्या क्या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कंकड़ यूज़ करते हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं, क्रश्ड और ब्रोकन रॉक्स या स्टोन्स यूज़ करते हैं. तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना है कि कोर्स एग्रीगेट में हम लोग क्या चीज़ें ले रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग कोर्स एग्रीगेट को बिछाते हैं, देन उसकी हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, यानी कि कोर्स एग्रीगेट में जो वॉइड्स प्रेजेंट्स हैं हमारे, उस वॉइड को फिल करने के लिए हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं. देन स्क्रीनिंग करने के बाद उन पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए हम लोग उसमें बाइंडिंग मटेरियल मिलाते हैं. तो कोर्स एग्रीगेट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सेलेक्ट करते हैं या तो क्रश्ड और ब्रोकन स्टोन, ओवरबर्न एग्रीगेट्स, कंकर, लैटेराइट, आपका मतलब पर्टिकुलर लोकेशन के अकॉर्डिंग, और जो हमारा इंजीनियर इंचार्ज होगा उसको मतलब उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं कोर्स एग्रीगेट में. दिस वर्क शैल कंसिस्ट ऑफ क्लीन क्रश्ड एग्रीगेट मैकेनिकली इंटरलॉक्ड. इंटरलॉकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इंटरलॉकिंग होने के लिए जो आपकी एग्रीगेट्स हैं, एग्रीगेट की दो सरफेस, वो एग्रीगेट की जो दो सरफेस होनी चाहिए वो फ्रैक्चर होनी चाहिए. यहाँ पे लिखा है कि दो सरफेस फ्रैक्चर होनी चाहिए, जिससे कि एक कोई एग्रीगेट जो है वो दूसरे एग्रीगेट से इंटरलॉक, अगर सरफेस स्मूथ होगी एग्रीगेट की, यानी कि मान लीजिए ऐसी सरफेस है एक एग्रीगेट की, दूसरी भी एग्रीगेट की ऐसी ही सरफेस है, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलॉक नहीं हो पाएंगी. और अगर फ्रैक्चर सरफेस है तो ये क्या होंगी, एक दूसरे से अच्छे से इंटरलॉक हो पाएंगी. ठीक है, क्वालिटी, इसकी क्वालिटी हम लोग चेक कर लेते हैं. मतलब कोर्स एग्रीगेट की प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो किसी भी आप लोग सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, सॉइल मैकेनिक्स में या BMC में, तो कोर्स एग्रीगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे इसको 4.75 mm की सीव से पास करवाया जाता है. क्वालिटी यहाँ पे इस तरीके से होनी चाहिए कि मिनिमम 90% रिटेन कर जाए इस सीव पे. 4.75 mm की सीव पे मिनिमम 90% इसका रिटेन कर जाए एग्रीगेट्स का. अगर मोर देन 90 पर मतलब अगर कुछ भी दिक्कत हुई 90% से अगर कम, यहाँ यानी कि मान लीजिए 80% रिटेन करता है सीव पे, तो इसकी क्वालिटी सही नहीं मानी जाती है. ठीक है, तो मिनिमम 90% तो रिटेन करना ही चाहिए. अगर इससे एक्सीड करता है 95% या ऐसा कुछ रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि 4.75 mm की सीव पे 90% रिटेन कर जाए.
यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टेस्ट करेंगे जो एग्रीगेट है हमारा, लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। ये हमारे कोड के अकॉर्डिंग चीज़ें दे रखी हैं। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कोड के अकॉर्डिंग हमें याद करनी पड़ती हैं कि जो लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू है IS कोड 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग 40% होनी चाहिए, एंड एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू IS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, 30%। ठीक है। एंड कंबाइंड फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन जो इंडेक्स होता है ये कितना होना चाहिए, IS 2386 के अकॉर्डिंग 30% होना चाहिए। ठीक है। एग्रीगेट में सेटिस्फाई रिक्वायर, मतलब इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करनी ही चाहिए, लेकिन हम चेक दोनों करते हैं। अगर दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ग्रेडिंग देखते हैं। G1, G2 एंड G3 के अकॉर्डिंग होता है। G1, G2 एंड G3 के अकॉर्डिंग होता है ये ग्रेडिंग। इन ग्रेडिंग का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे कि फर्स्ट जो G1 है वो 90 mm टू 45 mm होता है। G2 कितना होता है, 63 mm टू 45 mm, एंड G3 कितना होता है, 53 mm टू 22.4 mm। जो साइज़ का रेंज है G1 का, अगर मान लीजिए साइज़ का रेंज है हमारे पास 90 mm, तो इसके लिए हमें जस्ट इसके ऊपर वाली सीव को भी हम लगाते हैं, इसे ऊपर वाले साइज़ को भी हम लोग देखते हैं। यानी कि आप लोग जब यहाँ पे 90 mm टू 45 mm देख रहे होंगे तो इसके सामने आपको जो स्टार्टिंग दिख रही है वो 125 से दिख रही है, और अगर 45 mm है तो इसके नीचे वाला भी हम लोग एक मान के चलते हैं 22.4 mm। 63 mm टू 45 mm जब आप लोग देखेंगे तो 63 के एक ऊपर वाला भी लेंगे। 63 के ऊपर वाला क्या है हमारे पास, 90 mm। जब यहाँ पे आप लोग देखेंगे IS सीव डेजिग्नेशंस देखेंगे तो इसके ऊपर वाली भी सीव हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि 90 mm की। और आप लोग इसमें जो मिनिमम वाला देख रहे हैं 45 mm देख रहे हैं, इसके नीचे वाला भी हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि 22.4 mm जब IS सीव स्पेसिफिकेशंस देखेंगे। नेक्स्ट G3 में देखेंगे आप लोग, G3 में 53 mm टू 22.4 mm देखेंगे। इसका एक ऊपर वाला लेंगे और इससे एक जस्ट नीचे वाला, जब IS स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे 53 mm के लिए इसके ऊपर वाला क्या है, 63 mm यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और 22.4 mm के नीचे क्या है आपके पास, 11.2 mm। ठीक है। ग्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मतलब जो अभी हमने G1, G2 एंड G3 पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे कि जो ग्रेडिंग ऑफ स्क्रीनिंग देखेंगे। आपको हमने बताया कि सबसे पहले तो आपके पास कोर्स एग्रीगेट है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या है, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्क्रीनिंग्स यूज़ करते हैं, एंड बाइंडिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, तो कोर्स एग्रीगेट की तो हमने ग्रेडिंग देख ली, G1, G2 एंड G3। G1 कितना था, 90 mm टू 63 mm, फिर G2 कितना था, 53 टू 22.5 mm, फिर ऐसे ही G3। कोर्स एग्रीगेट की ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग स्क्रीनिंग की भी ग्रेडिंग करते हैं और ग्रुप A एंड ग्रुप B में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्रीनिंग दे रखी है यहाँ पे। ग्रुप A यानी कि GA एंड GB, ये किसकी क्लासिफिकेशन है, स्क्रीनिंग्स की। तो जो GA है वो 13.2 mm होना चाहिए, एंड जो GB है वो कितना होना चाहिए, 11.2 mm। जो साइज ऑफ स्क्रीनिंग्स है, जो हमारे वॉइड्स को, जो एग्रीगेट्स के वॉइड्स हैं उसको जो फिल कर रहा है वो स्क्रीनिंग कर रहा है, और स्क्रीनिंग के साइज आपको दे रखे हैं GA में 13.2 mm एंड GB में कितना दे रखा है, 11.2 mm। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्राइटेरिया है कि G1 एंड G2 के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्क्रीनिंग GA, एंड G3 के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं, GB। यानी कि कोर्स एग्रीगेट हमारा अगर
G1 एंड G2 टाइप का है तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनिंग GA टाइप की यूज़ करते हैं। अगर कोर्स एग्रीगेट हमारा G3 टाइप का है तो हम लोग स्क्रीनिंग किस टाइप की यूज़ करते हैं, GB टाइप की। लेकिन हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो हमारे पास G2 अवेलेबल है, इस G2 में इंजीनियर इन चीफ पे भी डिपेंड करता है, वो दोनों यूज़ भी कर सकते हैं। क्या, GA भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए एंड GB भी, स्क्रीनिंग GA एंड GB यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज़, ग्रेडिंग 1, ग्रेडिंग 2 एंड ग्रेडिंग 3। ग्रेडिंग 3 में आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों को 11.2 यानी कि टाइप B, अगर आप लोगों को टाइप A और टाइप B ना देकर साइज ऑफ स्क्रीनिंग ही दे दिएगा अगर मान लीजिए, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि GA का साइज़ कितना होता है 13.2 mm एंड GB का साइज़ कितना होता है 11.2 mm। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ सीव हैं, जब हम लोग टेस्ट करते हैं, सीविंग करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट साइज़ की सीव अवेलेबल होनी चाहिए, मैक्सिमम टू मिनिमम। जैसे कि हमने आपको बताया 93 mm की, यानी कि 93 mm भी हमारे पास, 90 mm भी अवेलेबल होना चाहिए, सॉरी, और हमारे पास 11.2 mm भी अवेलेबल होना चाहिए। देन उसमें से पास करवाते हैं। और कोर्स एग्रीगेट के लिए चेक करने के लिए भी हम लोगों के पास 4.7 mm की भी सीव होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो कोर्स एग्रीगेट है वो 90% रिटेन किस पे करवाना है, 4.7। यहाँ पे इस तरीके से सीव होती है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास कौन से साइज़ की है, 4.75 mm की सीव हमारे पास अवेलेबल है। इस पे से हमने पास करवाया अपने कोर्स एग्रीगेट को। ठीक है, जब कोर्स एग्रीगेट को हम लोग इसमें से पास करवाने से पहले उसको चेक कर लेते हैं कि वो कितना है वेट। ठीक है, जब इसमें से पास करवाते हैं, पास करवाने के बाद ये देखते हैं कि इसमें से कितने % पास हुआ है, यानी कि टोटल वेट का कितने % वेट इस 4.75 mm से पास हुआ है। अगर मोर देन 10% वेट इससे पास हुआ तो यानी कि जो हमारा कोर्स एग्रीगेट है वो सुइटेबल नहीं है। सेम स्क्रीनिंग के लिए भी हम लोग चेक करते हैं, साइज़ ऑफ स्क्रीनिंग भी चेक करते हैं एंड साइज़ ऑफ कोर्स एग्रीगेट, जिसके लिए आपके पास ये डिफरेंट सीव, एक के ऊपर सबसे पहले सबसे बड़ी साइज़ की सीव, उसके नीचे उसके, और सबसे नीचे सबसे छोटे साइज़ की हम लोग सीव लगाते हैं, जिसमें से हम लोग पास करते हैं। ठीक है, देन हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रीनिंग के बाद कोर्स एग्रीगेट। देन हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, आपके स्क्रीनिंग्स यूज़ कर रहे हैं। देन हम लोग बाइंडिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल के लिए यूज्ड इन वाटर बाउंड मैकेडम, अ फिलर मटेरियल फॉर प्रिवेंटिंग रिवेलिंग, मतलब कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अलग ना हो जाए, उसके लिए हमें बाइंडिंग मटेरियल को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसका PI लेस देन 6 होना चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 75 mm कॉम्पैक्टेड थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 0.06 to 0.09 मीटर क्यूब बाई 10 मीटर स्क्वायर, एंड फॉर 100 mm कॉम्पैक्टेड थिकनेस 0.08 to 0.1 मीटर क्यूब पर 10 मीटर स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मैंने आपको बताया, ये इम्पॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले हम लोग बेस का प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपेयर टू स्पेसिफाइड लाइन्स एंड कैम्बर, फ्री फ्रॉम डस्ट एंड अदर एक्स्ट्रा, जितने अगर कोई भी डस्ट वहाँ पे होगा तो जो क्वालिटी कंट्रोल है वो हमारा क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाएगा, इसलिए डस्ट का रिमूवल, कुछ एक्स्ट्रा अगर चीज़ें वहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है तो उसका रिमूवल हमें चेक करना पड़ेगा। रट्स एंड अदर यील्डिंग मटेरियल शैल बी एंड रोल्ड अंटिल द सरफेस ऑब्टेन। वाटर स्प्रिंकलिंग, वाटर बीच बीच में स्प्रिंकल हमें इसमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्टेड चोक। इन्वर्टेड चोक हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो हमारा वाटर ड्रेनेज है वो बना रहे। ठीक है, ये डिपेंड करता है हम लोग इसे प्रोवाइड करें, अगर हमारा ड्रेनेज प्रॉपर है तो हमें इन्वर्टेड चोक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है
तो सबग्रेड के बाद हमें इन्वर्टेड चोक की ज़रूरत पड़ती है इफ़ वाटर बाउंड मैकेडम इज़ टू बी लेड डायरेक्टली ओवर सबग्रेड अ 25 mm कोर्स ऑफ स्क्रीनिंग ग्रेड बी का मतलब 11.2 mm और कोर्स सैंड शैल बी स्प्रेड ऑन सबग्रेड बिफोर एप्लीकेशन ऑफ एग्रीगेट। ये इन्वर्टेड चोक के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। स्प्रेडिंग कोर्स एग्रीगेट यानी कि जो कोर्स एग्रीगेट को वो हम लोग इवनली एंड यूनिफॉर्मली उस सबग्रेड पे हम लोग लेयर बिछाते हैं उसकी, ठीक है। यूजिंग टेम्पलेट्स एट 6 मीटर, हर 6 मीटर पे हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट बिछाते हैं। थिकनेस ऑफ कॉम्पैक्टेड लेयर नॉट मोर देन 100 mm फॉर ग्रेडिंग 1 and 75 mm फॉर ग्रेडिंग 2 and 3, यानी कि जो इसमें मिनिमम कितना हो जाएगा 75 mm एंड मैक्सिमम कितना हो गया 100 mm, ठीक है। तो जो हमारी थिकनेस है कॉम्पैक्टेड लेयर की वो ग्रेडिंग 3 के लिए कितनी है, ग्रेडिंग 2 और 3 के लिए 75 mm है एंड ग्रेडिंग 1 के लिए हमारे पास कितनी है 100 mm, ठीक है। Whenever possible एग्रीगेट स्प्रेडर शैल बी यूज, एग्रीगेट स्प्रेडर को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेग्रीगेशन इज़ नॉट अलाउड, मतलब हम देख लेंगे जो हमारे फाइन मटेरियल है और कोर्स मटेरियल। सेग्रीगेशन क्या होता है, जब हमारे फाइनर मटेरियल कोर्स मटेरियल से अलग होते हैं। अगर फाइन मटेरियल कोर्स मटेरियल से अलग हो गए हैं तो उसके लिए हमें, यानी कि हमारी जो बाइंडिंग मटेरियल है वो सही से अपना वर्क नहीं कर रही है, तो हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फाइनर मटेरियल है वो कोर्सर मटेरियल से सेग्रीगेट यानी कि अलग तो नहीं हो जा रहे हैं। टेम्पलेट से हम लोग प्रोफाइल को चेक करते हैं। ऑल्सो चेक बाय स्ट्रेट एज। रोलिंग क्या होता है, स्टार्ट विथ 3 व्हील्ड पावर रोलर। हमने आपको बताया है कि आप लोग फ्लूमैटिक टायर रोलर भी यूज़ कर सकते हैं एंड वाइब्रेटरी रोलर भी यूज़ करते हैं। दोनों की जो एक में हमारे पास कितनी व्हील होती हैं, 3 व्हील होती हैं, एक में हमारे पास 9 व्हील्स होती हैं। पावर रोलर 80 to 100 किलो न्यूटन कैपेसिटी और वाइब्रेटरी रोलर कितनी 80 to 100 किलो न्यूटन स्टैटिक वेट। प्रोसीड हमने आपको बताया है कि आप लोग सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे सेंटर की तरफ। यहाँ से आप लोग सेंटर की तरफ, सेंटर पे पहुँच के फिर इस साइड से सेंटर की तरफ आएंगे। रोलिंग सेंटर की तरफ होगी, यानी कि आप लोग देख लीजिए, प्रोसीड इनर एज टू ग्रेजुअली टूवर्ड्स सेंटर लाइन। ये हमारी क्या है, सेंटर लाइन है। ये ग्रेजुअली हम लोग सेंटर लाइन के थ्रू बढ़ेंगे। फर्स्ट एज शैल बी कॉम्पैक्टेड विद रोलर रनिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। पहले हम लोग रोलर से फॉरवर्ड जाएंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे, फिर उसी रोलर को बैकवर्ड भी हम लोग चलेंगे, आगे एंड पीछे। मूव इनवर्ड पैरेलल टू सेंटर लाइन, हम लोग सेंटर लाइन के तरफ जाएंगे, ठीक है। ओवरलैपिंग 1/2 ऑफ द विड्थ। आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम सबग्रेड की बात कर रहे थे तो 1/3 पे ओवरलैप करवा रहे थे, यानी कि मान लीजिए रोलर है और उसके ये व्हील्स हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक तरफ हमने अपना रोलर चलाया, ठीक है, तो फिर जब हम डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे अगर हमने रोलर चलाया तो डायरेक्ट फिर उसके बाद यहाँ से रोलर नहीं चला के सबग्रेड में 1/3 पे ओवरलैप करवाते हैं। आपने अभी लास्ट में पढ़ा होगा, सबग्रेड में 1/3 पे ओवरलैप करवाते हैं, ठीक है। लेकिन WBM वाटर बाउंड मैकेडम को हम लोग कहाँ पे, यहाँ से हाफ पे ओवरलैप करवाएंगे, हाफ पे ओवरलैपिंग होगी। ये आप लोगों को दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि WBM में हम लोग कितना ओवरलैप करवाते हैं एंड फिर उसके बाद हम लोग सबग्रेड में हम लोग कितना ओवरलैप करवाते हैं। तो मैंने आपको बताया सबग्रेड में हम लोग 1/3 पे ओवरलैप करवाते हैं एंड WBM में हम लोग 1/2 मतलब हाफ पे हम लोग ओवरलैप करवाते हैं। स्लाइट स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, जब रोलर चलेगा तो हम लोग
वाटर को भी थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करते रहेंगे। और हाँ, हम लोगों को ये भी याद रखना है कि वाटर को स्प्रिंकल करेंगे जो हमारा रोलर का टायर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रोलर के टायर पे स्टिकी मटेरियल जो होते हैं वो रह जाते हैं। अगर हमने उसको सही से नहीं वाटर स्प्रिंकल करके अगर उसको सही से नहीं हटाया जो रोलर के टायर हैं, तो वो क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग रोड है हम लोग बना रहे हैं उसको क्या करेगा, उखाड़ता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तुरंत उस पर सेट होगा और टाइट होके क्या करेगा, जो हम लोग रोड बिछा रहे हैं उसको फिर उखाड़ता ही चला जाएगा। इसीलिए हम लोगों को वाटर को स्प्रिंकल करना पड़ता है किस पे, जो रोलर का टायर होता है उस पर। ठीक है, चेक रोल्ड सरफेस लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली। जो हमने रोल कर दी है सरफेस, ठीक है, उस रोल्ड सरफेस को हम लोग लैटरली ट्रांसवर्सली, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली, ठीक है, आप लोग ट्रांसवर्सली कहो या लैटरली कहो, बात एक ही होगी। ठीक है, तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनली भी चेक करते हैं, यानी कि लेंथ के अलॉन्ग भी चेक करते हैं, एंड ट्रांसवर्सली यानी कि अदर डायरेक्शन में भी हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारी सरफेस है वो सही से उसकी रोलिंग हुई है, कोई अंडुलेशन मतलब यूनिफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास रोलर है। हमने आपको बताया कि दो रोलर हम यूज़ करते हैं, वाइब्रेटरी रोलर भी यूज़ करते हैं, फ्यूमेटिक टायर भी रोलर भी यूज़ करते हैं। और जो हमारा शीप फुट रोलर है एंड स्मूथ व्हील्ड रोलर है, उनका यूज़ हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि जो शीप फीट रोलर होता है, शीप फुट रोलर जो होता है वो सिर्फ हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे क्लेई सॉइल प्रेजेंट हो। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सॉइल क्लेई है तो वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन सही नहीं होना, मतलब अगर क्लेई सॉइल है तो वहाँ पे हम लोगों को इसको फिर एक्सकेवेट करना पड़ेगा। जितनी मतलब अगर कोहेजनलेस सॉइल है, अगर सैंड वगैरह है, तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो अच्छा होगा रोड का एज़ कम्पेयर टू क्लेई सॉइल। क्यों? क्योंकि क्लेई सॉइल में कॉम्पैक्शन बहुत ही ज़्यादा, अगर मतलब धंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर कॉम्पैक्शन सही से, और कॉम्पैक्शन सैंडी सॉइल का करना इजी होता है, उसमें से एयर वॉइड्स तुरंत ख़त्म हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लेई सॉइल। स्क्रीनिंग के एप्लीकेशंस हैं। स्क्रीनिंग अप्लाइड ग्रेजुअली टू फिल द वॉइड ओवर रोल्ड सरफेस। सबसे पहले हम लोग कोर्स एग्रीगेट की लेयर बिछाते हैं, देन उसके बाद स्क्रीनिंग, देन बाइंडिंग मटेरियल। तो कोर्स एग्रीगेट बिछाने के बाद हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितने सरफेस पे हमें स्क्रीनिंग की ज़रूरत, तो हम लोग यूनिफॉर्मली स्क्रीनिंग को भी बिछाते हैं जो हमारी सरफेस है उस पर। तो इसको क्या करना पड़ता है, हमें ग्रेजुअली बिछाना पड़ता है। Dry rolling to settle screening materials into voids of coarse aggregate, not damped in piles, spread uniformly in successive thin layers 3 to 4 layers। यानी कि जो स्क्रीनिंग है वो हम ये नहीं है कि एक लेयर में बिछा दिया, स्क्रीनिंग को हम लोग 3 to 4 लेयर्स में बिछाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रूमिंग विद मैकेनिकल हैंड ब्रू और बोथ। जो डस्ट हमारा इकट्ठा होता रहता है, जो स्क्रीनिंग जो एक्स्ट्रा होती रहती है, मतलब बचता रहता है सरफेस पे, उसको या तो मैकेनिकली हम लोग हटाते रहते हैं, स्क्रीनिंग रिमूवर भी आता है, या तो फिर जो हमारे पास लेबर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं उनके पास एक ब्रूम होता है, उस ब्रूम के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, उस सरफेस से एक्स्ट्रा मटेरियल्स को हटाते रहते हैं। ठीक है, sprinkling of water and grouting after aggregate and screening have rolled, and the surface should be copiously sprinkled with water, swept and rolled. Hand broom used to weave the wet surface into voids and distributing them evenly. Sprinkling, जो मैंने आपको बताया कि sprinkling, sweeping and rolling operation, ये सब एक के बाद एक कैरी आउट करते रहते हैं हम लोग स्क्रीनिंग प्रोसेस में। एक्सेस वाटर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, कहीं भी एक्सेस वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, मतलब बाइंडिंग मटेरियल का एप्लीकेशन यही है कि जितना ज़्यादा अच्छी तरह से वो कोर्स एग्रीगेट स्क्रीनिंग को बाइंड कर पाए, मतलब कि हमारे सेग्रीगेशन ना हो पाए
इस चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बाइंडिंग मटेरियल्स आर अप्लाइड ओवर अबव सरफेस सक्सेसिवली इनटू 2 to 3 लेयर। जो स्क्रीनिंग है वो क्या हो रही थी, 3 to 4 लेयर्स में हो रही थी, एंड बाइंडिंग मटेरियल को क्या है हम लोग 2 to 3 लेयर्स में। आफ्टर ईच एप्लीकेशन द सरफेस हैज़ बीन कॉपीसफुली स्प्रिंकल्ड विद वाटर, मतलब अच्छे से हम लोग पानी डाल देते हैं और इसका ध्यान देंगे कि एक्सेस वाटर ना रह जाए, ठीक है। रोल द सरफेस एज पर अर्लियर ऑपरेशन, वाटर इज अप्लाइड टू द व्हील्स ऑन द रोलर, मतलब मैंने आपको बताया है कि रोलर की व्हील्स पे वाटर को हम लोग अप्लाई करते हैं जिससे स्टिकी मटेरियल उस पर ना रह जाए। सेटिंग एंड ड्राइंग करते हैं, एंड क्वालिटी कंट्रोल को हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो हमारा जो WBM है वो 0 डिग्री से अबव पे हम, मतलब इससे कम टेम्परेचर ना हो पाए, नहीं तो वाटर जो है क्या हमारा हार्ड होता रहेगा, तो वो हमारी कैपेसिटी नहीं आ पाएगी रोड की। थैंक यू सो मच।